हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक कुमार सारस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 5। तो लास्ट लेक्चर में हमने इवेपोरेशन का बात किया था। ये बॉइलिंग से कैसे डिफरेंस है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये क्यों होता है। ठीक है, तो बेसिकली इवेपोरेशन में भी आपका लिक्विड वेपर में चेंज होता है और वेपराइजेशन या बॉइलिंग में भी आपका लिक्विड वेपर में चेंज होता है। तो आज हम लोग इनका डिफरेंस देखेंगे कि इवेपोरेशन और वेपराइजेशन या बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट दिया गया इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। द टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग इवेपोरेशन। बात समझो, इवेपोरेशन जो है हर टेम्परेचर पे होता है। वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है, 1 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है, 80 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है, 90 डिग्री सेल्सियस पे भी होता है। हर डिग्री सेल्सियस मतलब हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन प्रोसेस होता है और टेम्परेचर चेंज हो सकता है इवेपोरेशन के दौरान। ठीक है, आपका जब सर्दियों में भी इवेपोरेशन हो रहा है, गर्मियों में भी इवेपोरेशन हो रहा है, इवन बरसात में भी इवेपोरेशन हो रहा है। हर टाइम होता रहता है, बस रेट कम ज़्यादा होता रहता है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, कम टेम्परेचर होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। ये हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होता है। ये बात समझ गए? ठीक है, अब जरा वेपराइजेशन या बॉइलिंग पे आते हैं। वेपराइजेशन टेक्स प्लेस ओनली एट फिक्स्ड टेम्परेचर कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। वेपराइजेशन जो उसका फिक्स टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसी पे ही बॉइलिंग या वेपराइजेशन होता है। जैसे जब वाटर का वेपराइजेशन या बॉइलिंग करना होगा तो हमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। ऐसे दूसरे लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइजेशन होगा या बॉइलिंग होगा, उससे पहले उसका वेपराइजेशन या बॉइलिंग नहीं होता है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग वेपराइजेशन डज नॉट चेंज। देखो यहाँ पे इवेपोरेशन में टेम्परेचर आपका चेंज हो सकता था, तब भी इवेपोरेशन होगा। अगर आप इसमें बॉइलिंग में अगर आप स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर चेंज करना तो आपका पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका बॉइलिंग हो रहा है, उससे कम टेम्परेचर होगा तो बॉइलिंग नहीं होगी। समझ में आ रहा कि नहीं? तो वेपराइजेशन नहीं होगा, तो इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? ओके, सेकेंड पॉइंट लिखा है इवेपोरेशन इज ए स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस। ये बहुत स्लो होता है, इवन हमें पता भी नहीं चलता कि इवेपोरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम सन्नाटे में होता है। ठीक है, साइलेंट, कोई शोर शराबा नहीं, अपने आराम से होता रहता है, खूब टाइम लेता है, डिपेंड करता है सराउंडिंग का सिचुएशन कैसा है। ठीक है, वेपराइजेशन इज ए फास्ट एंड वॉयलेंट प्रोसेस। ठीक है, वेपराइजेशन इज ए फास्ट एंड वॉयलेंट प्रोसेस, मतलब ये बहुत तेज होता है। ठीक है, हमें पता भी चलता है, दिखाई पड़ता है, उबलता है, एकदम बड़बड़ 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 बॉयल होता है। ठीक है, तो एकदम बुलबुले बनते हैं, पता चलता है हमको। कुछ इवेपोरेशन जैसा नहीं कि एकदम सन्नाटे में होने लगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन आपका सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस फिनोमिना मतलब जैसे एक ग्लास में वाटर रखो या किसी भी वेसल में आप कोई लिक्विड रखो, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है ना, जो सरफेस पे जो लिक्विड है, सबसे पहले उसका इवेपोरेशन होगा। ठीक है, बल्क में नहीं होता है। बल्क में मतलब जरा हमको समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे मान लो आपका ये है, ठीक है, ये उसमें कोई लिक्विड भरा है, तो देखो ये जो ऊपर वाली लेयर है यही है उसकी सरफेस। तो इवेपोरेशन खाली, अगर इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन खाली इस ऊपर वाली सरफेस का होगा, इसका होगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, एक मिनट फिर से समझाता हूँ। तो इवेपोरेशन जो आपका होगा वो खाली इस वाली सरफेस का होगा, इसका इवेपोरेशन होगा, बाकी का इवेपोरेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस फिनोमिना होता है। जो सरफेस होती है उसका इवेपोरेशन होता है, जो सरफेस पे लिक्विड होता है उसका इवेपोरेशन होता है। ये जो सरफेस के नीचे जितना भी लिक्विड है उसका इवेपोरेशन नहीं होता। ये सरफेस हो जाएगी, फिर सरफेस पे जो आएगी उसका होगा, फिर सरफेस पे, तो वही बता रहा सॉरी, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। समझ में आया कि नहीं? अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, इसका वेपराइजेशन पे जरा देखते हैं।
वेपराइजेशन और बॉइलिंग टेक्स प्लेस ओवर द एंटायर मास ऑफ द लिक्विड। अब जब वेपराइजेशन या बॉइलिंग होता है तो ये पूरा का पूरा लिक्विड इन्वॉल्व होता है, जितना भी लिक्विड है सबका वेपराइजेशन होता है, सब बलबलाने लगता है। भाई देखो वेपराइजेशन होता है, हम लोग एक्सटर्नल हीट देते हैं ना यहाँ से, तो ये है, ये लेयर गर्म हुई, ये ऊपर आएगी, तो पूरा बल्क का होता है बॉइलिंग, सारे के सारे मास जितना भी लिक्विड है सबका बॉइलिंग होने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं बल्क फिनोमिना। जैसे अगर बोला जाए तो आपका जो ये होता है बल्क फिनोमिना। बल्क मतलब पूरा का पूरा लिक्विड इन्वॉल्व होता है। इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस फिनोमिना। क्या बोलते हैं? सरफेस फिनोमिना। क्या? क्योंकि ये सिर्फ सरफेस के लिक्विड पे होता है। समझ में आ रहा है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा थर्ड पॉइंट बहुत आसानी से। ठीक है, देखते हैं अभी लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट आपका बोल रहा है कि द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो ये सब बात डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि इवोपरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ इवोपरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है लिक्विड के, विंड स्पीड, विंड कैसी उस पर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में कैसी उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर कैसा उस पर डिपेंड करता है। तो ये बात हमने डिस्कस की थी। ठीक है, चारों फैक्टर हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं लिया वो पहले लेके आए। बॉइलिंग का क्या हुआ? द रेट ऑफ बॉइलिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। बॉइलिंग इन सब पे नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे अगर पहुंच गया तो बॉइलिंग होने लगेगी, दैट्स इट। उसको टेम्परेचर जैसे ही, उस लिक्विड का टेम्परेचर जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, खटाखट बॉइलिंग होने लगेगी। उसमें कोई खास चीज नहीं है। ठीक है ना? पक्का समझ में आ गया होगा? अच्छा, एक मस्त चीज हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जरा ये देखो। ये जो एनालिसिस है बहुत अच्छी एनालिसिस है। इसमें हमने ग्राफिकल एनालिसिस करने की, देखो हमने लेटेंट हीट पढ़ लिया था, और ये पढ़ लिया था जब किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है तो उसमें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जरा देखो, तो इसी को ही हम की पॉइंट को जरा ग्राफ से समझने का कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, एकदम नोट बना के मस्त लिख लेना। तो क्या लिखा है, जरा ये क्या बताने का कोशिश कर रहा है, जरा देखो। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ये हमने बता चुका है ये कि लेटेंट हीट जब आपका कोई भी स्टेट चेंज करता है तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी हीट सप्लाई हो रही होती है वो क्या हो जाता है, वो स्टेट चेंज में यूज होने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो वही है, बिकॉज द हीट सप्लाइड इज यूज टू ब्रिंग चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, और जो हीट सप्लाई, जो सप्लाई हो रही वो कहाँ यूज हो रही? ब्रिंग ऑफ चेंज इन स्टेट। जो क्या कर रहा है, स्टेट में चेंज ला रहा है। ठीक है, और वो क्या करता है? इट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या बताया था, ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करता, ये खाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम करता है। जो उनके बीच में फोर्सेस होते हैं, जिसको अट्रैक्शन होता है, उसको सिर्फ तोड़ता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं करता। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, हेंस द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। ठीक है, इसलिए उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होता। जरा ये ग्राफ क्या बताने का कोशिश कर रहा है ये समझिएगा। ठीक है, बेसिकली इस अगर ग्राफ में देखें, एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में। क्या? अगर टेम्परेचर दिया डिग्री सेल्सियस, और ये टाइम दिया गया है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हमने आइस लिया। जो हमने लिया क्या है, हम लोग जो ग्राफ का एनालिसिस कर रहे हैं वो हम आइस का कर रहे हैं कि आइस आपका सॉलिड में है। ठीक है, कैसा है? सॉलिड में है। जब वो लिक्विड में जाएगा तब क्या होगा, कैसा ग्राफ आएगा, और फिर भी लिक्विड से गैसियस में जाएगा, वेपर में जाएगा, तब कैसा ग्राफ आएगा। तो जरा देखिएगा, हमने मान लो आइस का टेम्परेचर कितना है, आइस का टेम्परेचर हमारा कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस में हमने टेम्परेचर रखा है। अब हमने इस आइस को हीट देना स्टार्ट किया। ठीक है, क्या हीट करना स्टार्ट किया। हीट करना स्टार्ट किया तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, आइस का टेम्परेचर देखो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ये बढ़ा। ठीक है, जरा देखिएगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ा। अब जैसे ही आइस का टेम्परेचर कहाँ पहुंचेगा,
जैसे ही आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, समझ में आ रहा है, 0 डिग्री हीट दे रहे हैं तो आइस का टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, देखो टाइम भी बढ़ रहा है, आइस का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यहां तक आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है पक्का। अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस का होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब इस आइस का क्या होगा, स्टेट चेंज होने लगेगा। अब आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, कहाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। मेल्ट कहाँ होगा, मेल्टिंग में क्या होगा, ये सॉलिड से किस में बदलेगा, लिक्विड में। अब देखो जब भी स्टेट चेंज होता है, आप हीट तो प्रोवाइड कर रहे हो, मान रहे हैं हम, लेकिन इस आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। देखो कंटिन्यूसली आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, देखो यहां तक आ गए हो, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है हीट प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन ये आइस का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री ही सेल्सियस ही है। ये दिखा रहा है, ये वाला जो पैरेलल लाइन है जो दिखा रहा है कि हीट चेंज नहीं हो रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, जो हीट जा रही है वो सप्लाई हो रही है किसमें, वो हो रही है उसका स्टेट चेंज करने में, इसीलिए इसका टेम्परेचर का ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है ना, बात समझे। तो जैसे ही मेल्टिंग हो जाएगी, अब पूरा का पूरा सॉलिड पूरा का पूरा आइस आपका कहाँ मेल्ट हो गया, लिक्विड में मेल्ट हो चुका है। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा फिर उसकी क्या करेंगे, फिर उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा, ठीक है। फिर देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा, उस वाटर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम लोग हीट सप्लाई करेंगे। और जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, क्या हो जाएगा, देखो फिर से समझो, जैसे ही टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, अब क्या हो जाएगा, ये होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो वो फिर से स्टेट चेंज करेगा, किसमें बदलेगा, वेपर में। तो हम लोग हीट देते रहेंगे लेकिन वाटर के टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक पूरा का पूरा वाटर वेपराइज नहीं हो जाएगा, वो स्टेट चेंज नहीं कर लेगा, ठीक है। जैसे ही पूरा का पूरा वाटर वेपर में हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, फिर से उसका टेम्परेचर इस तरह बढ़ने लगेगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह का, जो आपकी पैरेलल लाइंस हैं बेसिकली ये दिखाती हैं कि आपका यहाँ पे जो मेल्टिंग हो रहा है, यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है। बात समझे कि नहीं। तो ये ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अच्छे से नोट कर लेना और समझ लेना। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप बताना जरूर हमको। देखो फिर से बता रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या है, आपका आइस लिया, आइस का मान लो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस पे आपकी आइस रखी है। अब आइस को हमने जैसे हीट देना सप्लाई किया तो आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, मान लो इस तरह बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ा। तो जैसे ही वो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, जैसे ही टेम्परेचर -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो उस आइस का टेम्परेचर जो है उस समय बढ़ना हम लोग हीट तो कर रहे होंगे लेकिन वो सारी हीट अब्जॉर्ब करके किस में जा रही होगी, वो बेसिकली जो फोर्सेज हैं उनको तोड़ने में जा रही होगी। लेटेंट हीट ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मेल्ट करने लगेगी, बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है ना। तो उसमें उस समय जो टेम्परेचर का ग्राफ आएगा वो पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस में, ठीक है, दिखाएगा कि उसका टेम्परेचर सब्सटेंस का बढ़ नहीं रहा है क्योंकि वो मेल्टिंग प्रोसेस में यूज हो रही सारी हीट। फिर जैसे ही पूरा का पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जरा यहाँ देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, ये देखो 1 मिनट, ठीक, यहाँ देखो। तो यहाँ पे जो आपका ये है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे भी टेम्परेचर देखो, ये टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे आइस है, ये यहाँ पे पूरा का पूरा ये आ गया लिक्विड में, किसमें आ गया, लिक्विड में। जैसे ये आइस से लिक्विड वाला ट्रांजिशन फेज है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है। ये वाला अगर ग्राफ देखें तो टेम्परेचर 0 डिग्री, इस पॉइंट पे भी 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ठीक है ना, और इस पॉइंट पे भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। और जैसे ही सारा का सारा आपका जो लिक्विड होगा, जैसे ही सारा का सारा सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में बदलेगा, वैसे ही टेम्परेचर फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, वैसे ही वही प्रोसेस सेम होगा कि आपका जो लिक्विड है पूरा, अब देखो इस पॉइंट पे क्या है, अरे यार क्या हो जाता है, बहुत मूड खराब हो जाता है मेरा। हाँ, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे ये लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। इस पॉइंट पे क्या है, पूरा का पूरा स्टीम है, क्या है, स्टीम है। तो अब देखो, बी पॉइंट पे आपका आइस है, सी पॉइंट पे आपका
लिक्विड वाटर है, दोनों का टेम्परेचर लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस है। डी पॉइंट पे आपका लिक्विड है, ई पॉइंट पे आपका स्टीम है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। जरा अभी देखो तो बेसिकली ये क्या था, ये जो भी हीट ऑब्जॉर्व हुई थी वो थी आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी में ही अब देखो, अब ये स्टीम है, ये लिक्विड है। जरा इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं आपके, देखो ये आपका लिक्विड है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है आपकी स्टीम है। जरा एक क्वेश्चन बनता है कि स्टीम ज़्यादा, जब देखो 100 डिग्री सेल्सियस पानी में आप हाथ डालोगे और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में आप हीट वो डालोगे हाथ, तो जो बर्निंग महसूस होगी वो स्टीम में ज़्यादा होती है। और 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन स्टीम में ज़्यादा जलन महसूस होती है, ज़्यादा जलेंगे हम, जबकि पानी में कम जलेंगे। उसका भी रीजन है, क्या होता है, स्टीम के पास एक्स्ट्रा हीट होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। कौन वाली एनर्जी? ये वाली एनर्जी। इसको ही बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से जो आपकी स्टीम है वो ज़्यादा उसके पास एनर्जी होती है, जिसके वजह से उसमें ज़्यादा बर्निंग हमें फील होती है। और जो उस कंपैरिजन टू स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में बर्निंग कम फील होती है। सिमिलरली इसमें आ जाता है ये जो 0 डिग्री सेल्सियस का जो दो आइस है, आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और ये लिक्विड भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन आइस ज़्यादा कूल करेगी, लिक्विड कम कूल करेगा। मतलब आइस में हमें ज़्यादा ठंडक महसूस होगी और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कम ठंडक महसूस होगी। क्यों? इस आइस के पास वो एक्स्ट्रा वो देखो, इस लिक्विड के पास वो एक्स्ट्रा कौन सी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली एक्स्ट्रा हीट है, इसीलिए उसमें हमें जो ठंडक का महसूस होता है वो कम होता है और इस आइस में ज़्यादा होता है। ये बात समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा आराम से देख लीजिएगा और अच्छे से बना भी लीजिएगा, ठीक है ना? पक्का? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है? तो अगला टर्म जो आता है हमारा वो आता है क्या? वो आता है डिफ्यूजन, ठीक है? या डिफ्यूजन में ध्यान से समझ लेना डिफ्यूजन होता क्या है। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है? इसका डेफिनेशन में क्या लिखा है? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बात समझो, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस, स्प्रेड होना, फैलना, समझ गए? एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का फैलना और दूसरे सब्सटेंस से मिलना ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। किसकी वजह से? कोई क्यों फैलेगा? इनके पार्टिकल्स के मोशन होगा, ठीक है? वो काइनेटिक एनर्जी जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर जाएंगे और फैलेंगे और दूसरे सब्सटेंस में मिल जाएंगे, ठीक है? इसको कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं डिफ्यूजन। इसको क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, किस पे डिपेंड करती है कि उनके पार्टिकल्स में कितना मोशन है, वो कितना मोशन करते हैं, ठीक है? कितना एक दूसरे से दूर जाते हैं, जरा समझना। तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूजन किस में सबसे ज़्यादा होगा? सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा? सर ऑब्वियस सी बात है गैसेज में होगा, ठीक है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल ज़्यादा उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा मोशन करते हैं, ठीक है? तो वही लिखा है, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेज बिकॉज द पार्टिकल इन गैसेज मूव वेरी रैपिडली। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेज मॉलिक्यूल्स में होगा, गैसेज के पार्टिकल्स में होगा, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? द डिफ्यूजन इज स्लोएस्ट इन द सॉलिड बिकॉज पार्टिकल्स इन सॉलिड नॉट मूव मच। तो लगभग ना के बराबर डिफ्यूजन होता है सॉलिड में, इवन हम लोग नॉर्मली उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे सॉलिड में डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है डिफ्यूजन? पक्का? अरे जैसे हम लोग स्प्रे लेते हैं, स्प्रे पूरे कमरे में फैल जाती है, ये एक डिफ्यूजन है। ये फिनोमिना क्या है? ये डिफ्यूजन है। अगरबत्ती पूरे कमरे में स्मेल उसकी पहुंच जाती है, क्या है? डिफ्यूजन है, ठीक है? किसी लिक्विड में आप कोई कलर मिलाओ, ठीक है, वो पूरे लिक्विड में फैल जाता है, ये क्या है? डिफ्यूजन है। डिफ्यूज हो जाता है पूरे मॉलिक्यूल्स में। क्यों? उसके मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स का मोशन होने लगता है, वो पूरे के पूरे वेसल में या जहाँ भी होते हैं पूरे में फैलने का कोशिश करते हैं, यही डिफ्यूजन है। चला देखो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। तो
अगर आपको डिफ्यूजन बढ़ाना है उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों डिफ्यूजन बढ़ जाता है? क्यों? ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब बेसिकली उनका मूवमेंट बढ़ रहा है, और मूवमेंट बढ़ेगा तो आपका डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। ठीक है ना? तो वही लिखा है, दिस इज बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज इंक्रीज्ड बाय हीटिंग इट्स पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी एंड मूव मोर रैपिडली and this increases the speed of the particles of substance and increases the rate of diffusion। ठीक है, जो बताया था वही है। बात समझे? डिफ्यूजन अभी क्लियर हो गया होगा डिफ्यूजन। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब गैसेज में देखते हैं, गैसेज में डिफ्यूजन कैसे होता है। अब एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लिखा डिफ्यूजन इन गैसेज इज वेरी फास्ट। चलो ऑलरेडी हमें पता है, हम बता भी चुके हैं क्यों होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स इन गैसेज मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। थोड़ा थ्योरेटिकल आप समझ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि गैसेज के मॉलिक्यूल बहुत क्विकली मूव करते हैं सारे डायरेक्शन में, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसमें डिफ्यूजन भी ज़्यादा होता है। जरा देख लो एग्जाम्पल देखो, व्हेन वी लाइट एन इसेंस स्टिक, इसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, ठीक है, इन ए कॉर्नर ऑफ अवर रूम इट्स फ्रेगनेंस स्प्रेड इन द होल रूम वेरी क्विकली। तो आप जो अगरबत्ती कहीं मंदिर में लगाते हो ना, मंदिर में जब लगाते हो देखते हो पूरे घर में उसकी महक फैल जाती है। यही होता है, ये क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है? डिफ्यूजन इन गैसेज है। तो द फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग इसेंस स्टिक स्प्रेड्स ऑल राउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इनटू द एयर। तो एयर में इसका जो स्मोक है वो डिफ्यूज कर रहा है, तो इसीलिए उसकी हमें स्मेल, जो उसकी जो महक होती है अगरबत्ती की, मस्त खुशबू होती है, वो पूरे घर में सूंघने को मिल जाती है बहुत तेजी से। ऐसा नहीं 2-4 घंटे लग रहे हैं, 5-6 घंटे लगा, आप जलाते हो विद इन ए मिनट आपको देखने को मिल जाएगी कि ये फैल रही है। ठीक है, सिमिलरली परफ्यूम के साथ होता है। तो वही लिखा है, क्या लिखा है? व्हेन समवन ओपन्स ए बॉटल ऑफ परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ ए रूम इट्स स्मेल स्प्रेड इन द होल रूम। तो वही बता रहे हैं कि जब आप स्प्रे का बोतल कहीं दूर खोलो जाके, और एक किस दूर मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में खोल रहे हमें यहाँ पे महक आएगा, कमरे के एक कॉर्नर में खोला तो पूरे कमरे दूसरे कॉर्नर तक इसकी महक जाती है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना? तो वही लिखा है, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर। तो आई थिंक डिफ्यूजन इन गैसेज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब जरा डिफ्यूजन इन लिक्विड्स में देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी गैसेस से, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी गैसेस से कम होता है, इसीलिए उसमें डिफ्यूजन जो होता है गैसेस से कम होता है। लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है गैसेस से कम होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा तूफानी तो काम है नहीं। ठीक है, ऑलरेडी इतना सारा चीज़ बता चुके हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी, कुछ झेल तो रहे नहीं होंगे, हमें तो लग रहा है ऐसा, है ना? पक्का ना? चलो ठीक है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स मूव स्लोअर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल ऑफ गैसेज। तो गैसेज को जो मॉलिक्यूल है, मतलब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है गैसेज की कंपैरेटिवली थोड़ा धीमे मूव करते हैं, थोड़ा स्लोली मूव करते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे आप कुछ, आप देखो क्या एग्जाम्पल देखो, ये लिखा है द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट इनटू वाटर। एक पोटेशियम परमैग्नेट नाम का सब्सटेंस होता है जिसका पर्पल कलर होता है। बस अब इतना ध्यान रखो, एक सब्सटेंस होता है पोटेशियम परमैग्नेट, उसका पर्पल कलर होता है जब इसको वाटर में डालते हैं। ठीक है, ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट पार्टिकल इनटू वाटर। तो क्या होता है, जैसे अरे यार तुम पोटेशियम परमैग्नेट छोड़ो, कलर ले आओ कोई, ठीक है, कलर पानी में डालो तो पूरे में फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है? फैल जाता है। बस वही है, यहाँ पोटेशियम परमैग्नेट दे दिया गया, थोड़ा केमिस्ट्री वाला टर्म दे दिया गया, पोटेशियम परमैग्नेट पर्पल कलर का होता है। ठीक, उसको पानी में डालो तो पूरा का पानी आपका पर्पल कलर का हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स में ये डिफ्यूज होने लगता है। समझ में आया? कौन? पोटेशियम परमैग्नेट। नहीं समझे? पक्का? ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल आपका दिया गया क्या? द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो लिक्विड होता है ब्लू कलर का होता है। ठीक है, उसको अगर जैसे वाटर में डालोगे तो डिफ्यूजन की वजह से पूरा का पूरा पानी ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, ब्लू है पानी, पानी तो इनटू वाटर इट्स ओन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स इनटू वाटर। समझ गए?
ये भी क्लियर है, इतना कोई इतना तूफान बताने वाला का बात का नहीं है। अब भाई इतना सिंपल चीज़ है, आराम से समझ में आ रहा है, इसको ज़बरदस्ती कठिन करने का क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हर एक चीज़ टफ थोड़ी होता है, चीज़ें आसान भी होती हैं, और जहाँ सब आसान है, चैप्टर तो पूरा ही आसान है, कुछ नहीं है। सॉलिड लिक्विड गैस, कैसे सॉलिड में बदलेगा, कैसे लिक्विड में बदलेगा, कैसे गैसेज में बदलेगा, बस पूरा हम लोग उसी पे ही डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। जरा देखो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज मच फास्टर देन दैट इन सॉलिड। तो वही है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज मच फास्टर देन दैट इन सॉलिड। तो सॉलिड की कंपेरेटिवली जो डिफ्यूजन लिक्विड में होता है बहुत तेज होता है। क्यों? बिकॉज द पार्टिकल्स इन ए लिक्विड मूव मच मोर फ्रीली। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में अच्छे से मूव करते हैं। क्यों भाई? उनमें थोड़ा सा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर गैप भी होता है, थोड़े से उनके पार्टिकल में भी मोशन होता है, ठीक है। मेन होता है स्पेस होता है, तो फ्रीली मूव कर सकते हैं ऐसे ऐसे जैसे ही मूव करना हो, ठीक है। एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम एज कम्पेयर टू द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। तो वही बता रहे हैं कि जो डिफ्यूजन का रेट होता है लिक्विड में सॉलिड से कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। एक तो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सॉलिड से ज़्यादा होती है, ठीक है, और गैसेस से का, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है उनके बीच में स्पेस होता है, जिससे जो पार्टिकल है आराम से मूव कर सकते हैं। बस इतना सी बात है, इसकी वजह में थोड़ा कंपेयर करें तो लिक्विड में सॉलिड से बहुत ज़्यादा होता है क्या, डिफ्यूजन। बात समझ में आ रहा है, लेकिन गैसेस से कम होता है, ठीक है। बात समझ गए, इतना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। चलो चलो अब देख लेते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड, सॉलिड में डिफ्यूजन होता किस तरह है, जरा ये भी हम लोग देख ही लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इवन हम लोग कभी कभी ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं, और इसको अगर ऑब्जर्व करना है तो थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो देखते हैं, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है ना। इवन की नॉर्मल अगर हम लोग देखें तो दिखेगा भी नहीं। तो एग्जाम्पल दिया गया, इफ वी राइट समथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट अनक्लीन फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हम लोग कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखे उसको छोड़ दें, कुछ समय के लिए छोड़ें, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ा तुरंत 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए हमने छोड़ दिया, ठीक है, वी विल फाइंड दैट इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड आफ्टरवर्ड। तो अगर कुछ दिनों के बाद छोड़ दो तो देखेंगे कि ये क्या होता है, इसको जो इरेज करना हो जाता है वो मुश्किल हो जाता है पहले की अपेक्षा। तुरंत लिखोगे पट से एकदम निकल जाता है, ठीक, जैसे डस्टर चला सट से निकल जाता है। ये क्यों होता है, लिख पढ़ लो फिर बताते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ चाक हैव डिफ्यूज इनटू द सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड। ये इसलिए होता है भाई, थोड़ा बहुत तो स्पेस होता ही है ना यार, ऐसा थोड़ी होता है कि बिल्कुल नहीं स्पेस नहीं होता है। तो क्या होता है, टाइम लगता है, ऐसा नहीं तुरंत हो जाता है। तो जो चाक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक बोर्ड के सरफेस में डिफ्यूज हो जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। इस डिफ्यूजन की वजह से एक तरह से वो स्टिक कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, इसीलिए थोड़ा इरेज करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बात समझ रहे हो ना, स्लो प्रोसेस है, 1 दिन का नहीं है ये, थोड़ा दिन छोड़ोगे 1-2 दिन के लिए 3 दिन के लिए तब देखिएगा, ठीक है ना। तो देखना थोड़ा इरेज करना मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्या होता है ब्लैक बोर्ड में थोड़े जो चाक के पार्टिकल हैं डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज मतलब अंदर घुस जाते हैं थोड़ा सा। अब भाई जगह जितनी होती है उतनी कवर करने का कोशिश करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ रहे हो, इतना कुछ है नहीं, है ना, समझ रहे हो, जेल तो नहीं रहे हो। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है, इफ 2 मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर टाइटली, अगर 2 मेटल के ब्लॉक हैं उनको कस के बाउंड कर दो, कस के टाइटली ऐसे जोड़ के रख दो, है ना, एंड केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू ईयर्स। अब देखो ईयर्स का बात हो रहा है, दिनों का, महीनों का, ईयर्स का बात हो रहा है। ये नहीं 1-2 घंटे 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है जो आपको सॉलिड में डिफ्यूजन देखने को मिल जाएगा, कुछ सालों के लिए छोड़ दो। देन द पार्टिकल्स ऑफ वन मेटल आर फाउंड टू हैव डिफ्यूज इनटू द अदर मेटल। अब तुम देखोगे जैसे मान लो कॉपर स्टील को ऐसे जोड़ के रख दिया कुछ मेटल को, अब 2-3 साल बाद देखोगे कुछ कॉपर या स्टील के मेटल एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए होंगे। अब इसके लिए आप 2-3 साल को कुछ जो करके देखो, बट ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया है, समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरह हम लोग सॉलिड में भी डिफ्यूजन देख सकते हैं। होता है, बहुत स्लो होता है, बहुत धीमे होता है, सालों लग जाते हैं इसको देखने में, ठीक है ना, आप समझ गए। तो सॉलिड लिक्विड गैसेज में डिफ्यूजन सबसे तेज होता है।
तो इसमें क्वेश्चन कैसे है, अगरबत्ती एक कोने में होती है दूर तक क्यों महकती है, ड्यू टू डिफ्यूजन। परफ्यूम एक जगह से दूसरी जगह क्यों फैलता है, डिफ्यूजन। अगर किसी में लिक्विड में हम एक कलर डालते हैं वो पूरा कलर पूरे पे फैल जाता है, क्यों, ड्यू टू डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर स्केल। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग ये टेम्परेचर स्केल क्या होता है। तो देखो हमारे पास मेन ये क्या लिखा है, देयर आर 3 स्केल ऑन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कैन बी मेजर्ड। तो हमारे पास मेनली 3 तरह की स्केल्स हैं जिसमें हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। एक तो होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेल्सियस स्केल, दीज आर नोन एज सेल्सियस स्केल, इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं। दूसरी होती है फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड वन होती केल्विन स्केल, केल्विन से डिनोट करते हैं। बात समझना है इसको, ठीक है। तो जो डिग्री सेल्सियस वाली स्केल होती है, इसका पता किसने इन्वेंशन किया था, इसका इन्वेंशन किया था किसने, एंडर्स, ठीक है, नाम था इनका एंडर्स सेल्सियस। क्या नाम था, एंडर्स सेल्सियस। इन्होंने किया था डिग्री सेल्सियस स्केल का इन्वेंशन। ऐसे ही जो एक ऐसे कोई साइंटिस्ट थे कैल्विन, लॉर्ड विलियम कैल्विन, ठीक है, इनका नाम था लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड विलियम, विलियमसन वाला, ठीक है, विलियम थॉमसन कैल्विन, थॉमसन कैल्विन। इन्होंने किसकी बात की थी, कैल्विन स्केल की। किसकी, कैल्विन स्केल को हम लोग के से, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। फ़ारेनहाइट का हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखो तो ये 3 स्केल हैं। अब हमें पास डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो देखो अगर हम बात करें, अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो क्या होता है, ये रिलेशन होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, जब हम लोग डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट में। किस, नोट कर लेना, डिग्री सेल्सियस को हम लोग किस में चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, किसके लिए, डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करें। जरा देखो ये डायग्राम बना, ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि अगर हम लोग थर्मामीटर लें, अगर उसमें रीडिंग केल्विन में होगी तो देखो तो इस तरह होगा, 273 से कहाँ तक होगा आपका, 373 केल्विन तक, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस में होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा। बेसिकली ये क्या है, ये वाटर का दोनों का ये फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप डिग्री सेल्सियस में बात करोगे वाटर का तो 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, फ़ारेनहाइट में बात करोगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, और केल्विन में बात करोगे 273 केल्विन आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लोगे, ठीक है। हाँ, अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर फ़ारेनहाइट में बात करोगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और केल्विन में बात करोगे 373 केल्विन होगा, ठीक है। बात समझे, तो यही दिखा रहा है कि ये बेसिकली इस तरह बात करते हैं। तो अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर उसमें बदलना हो, जैसे मान लो जैसे आपको कुछ भी कोई भी टेम्परेचर दे दिया जाए, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, ये लिख लिया होगा, इसको इरेज कर दूं मैं, चलो ठीक है, यहीं पे करता हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन करता हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक एग्जाम्पल करा देता हूँ। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है, क्या मान लो आपको 98.4 डिग्री सेल्सियस को, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है, आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है क्या होगा, ठीक है। अब देखो फ़ारेनहाइट में पता है तो इस फार्मूले से देखो 98.4 इक्वल टू 9/5, हमें डिग्री सेल्सियस तो पता करना ही है, डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, 32 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 98.4 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर पता करना हो क्या हो जाएगा, तो 98.4 माइनस 32 जाएगा, कितना बचेगा,
कैलकुलेट करो, 98 माइनस 32 करो, 66, तो बचेगा 66.4। ठीक है, कितना बचा 66.4। अब ये 9 अब ये क्या है 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करो, देखो क्या आता है। ठीक है, तो जो इसको सॉर्ट आउट करने में मैं करता हूँ, एक मिनट मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 36.89 क्या डिग्री सेल्सियस। ये आ गया डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इस तरह क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि अभी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो सिमिलरली लिख दो, डिग्री सेल्सियस वाला यहाँ टेम्परेचर लिख दो सीधे फ़ारेनहाइट में। तो ये फार्मूला आप याद रखना, ये किसके लिए है, जब डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करते हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। ठीक है, जरा केल्विन स्केल के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट और ये सिंपल भी है। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है ये केल्विन स्केल। केल्विन स्केल फ़ारेनहाइट और डिग्री, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल समझ गए होगे। केल्विन स्केल होती, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो यूनिट का दूंगा, जो मेन यूनिट होता है टेम्परेचर का वो केल्विन होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल के। केल्विन स्केल इज द बेस्ट स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर सिंस ऑल द टेम्परेचर ऑन दिस स्केल आर पॉजिटिव। देखो इसका बात समझो, जो मेन टेम्परेचर स्केल होता है वो केल्विन ही होता है। ठीक है, केल्विन स्केल में 0 केल्विन से कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। 0 केल्विन, सारे स्केल पॉजिटिव होंगे। 0 सबसे मिनिमम, जो दुनिया का सबसे, मतलब अगर 0 केल्विन टेम्परेचर हो जाए ना तो सारी चीज़ें दुनिया की सॉलिड में हो जाएंगी, चाहे जितना बड़ा लिक्विड हो, चाहे जितना बड़ा, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। ये है 0 केल्विन तो हो ही नहीं सकता। 0 केल्विन समझ लो -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सॉरी -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जरा आगे बात करते हैं। इसीलिए ये मेन यूनिट होती है टेम्परेचर की, एसआई यूनिट जो टेम्परेचर की होती है वो केल्विन ही होती है, इसीलिए हम इसको अलग से बता दे रहे हैं। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन कितना होता है, केल्विन स्केल इज 273 केल्विन। देखो ना, मेल्टिंग पॉइंट वैसे कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में देखोगे तो 273 केल्विन। ठीक है ना, while the boiling point of the water on Kelvin scale is 373 केल्विन। बेसिकली अगर हम बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन, वही बताने का कोशिश कर रहे हैं। इन केल्विन टेम्परेचर सिंबल ये डिग्री वाला नहीं यूज होता है, हम लोग सिर्फ के लिखते हैं। ठीक है, सिंबल डिग्री इज नॉट यूज्ड। द सेल्सियस एंड केल्विन स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशन। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। क्या है ये बेसिकली बता रहा कि जब हमें किसी चीज़ को केल्विन में बदलना हो तो उसमें, जैसे मान लो हमें 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इसको केल्विन में बदलना है तो 100 प्लस 273 ऐड कर दो तो 373 क्या आ जाएगा केल्विन, बस। ठीक है, मान लो कोई हमें केल्विन में दिया गया, 100 डिग्री सेल्सियस में बदला। मान लो आपको टेम्परेचर दिया गया 400 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 400 माइनस 273 जो भी आएगा वो आपका टेम्परेचर किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस। वही दिखा के इक्वल टू होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। जैसे मान लो आपको दे दिया गया है, क्या आपको दे दिया गया है, आपको 30 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 303 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो इस तरह होता है, बहुत आसान है, आराम से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अगले लेक्चर में हम बेसिकली अपने डेली लाइफ से जुड़े एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, बेसिकली जो इवोपरेशन कॉन्सेप्ट है उस पे, जो हमारी डेली लाइफ में चीज़ें होती हैं उन पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आप आराम से अपने एनसीईआरटी रेफरेंस बुक जो भी आपके पास मटेरियल है उससे आराम से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक लेक्चर और बचा है, लास्ट लेक्चर, उसमें हम लोग बेसिकली हम एप्लीकेशंस पे डिस्कशन करेंगे कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों होती हैं, ऐसा क्यों फील होता है, वैसा क्यों फील होता है, ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो आराम से आप लोग पढ़ाई करते रहो, है ना।
ये चैप्टर आपका फर्स्ट पूरी अच्छी तरह से अच्छे से पढ़ाया गया है, और बाकी जो चीज़ें होंगी लास्ट लेक्चर में जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप अपना आराम से तैयारी करो। ओके, थैंक यू क्लास।